दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 6 साल के बाद तहसीलदार बन जाती है। अक्सर जब वो अपने गाड़ी से तहसील में आती जाती है तो देखती है कि तहसील के बाहर एक मोमोज वाला अपनी दुकान लगाता है। उसकी मोमोज की दुकान पर अक्सर भीड़ लगी रहती है। तहसील वाले जितने भी कर्मचारी हैं, सारे लोग उसके मोमोज की दुकान से मोमोज खाते हैं। और जब मैडम को पता चलता है कि ये काफ़ी टेस्टी मोमोज बनाता है, तो एक दिन वो अपने चपरासी को भेज करके उससे मोमोज मंगवाती है। जब वो उस मोमोज को खाती है तो वाकई वो कुछ अलग ही तरीके का मोमोज था। उसको खाने के बाद मैडम को भी काफ़ी मोमोज पसंद आता है और उस दिन के बाद से हर दिन उसके दुकान से मैडम मोमोज मंगाती है और खाती है। एक दिन जो अपने तहसील से निकल करके अपने घर के लिए जा रही होती है तो ड्राइवर से कहती है कि उस मोमोज वाले की दुकान के सामने गाड़ी को लगाओ। ड्राइवर ले जा करके मोमोज वाली दुकान के सामने गाड़ी को लगाता है और फिर उसको कहती है कि जाओ और एक प्लेट मोमोज लेकर के आ जाओ। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और उस मोमोज वाले के ठेले के पास जाता है और कहता है कि एक प्लेट मैडम के लिए मोमोज लगा दो। वो ठेले वाला जल्दी जल्दी में मैडम के लिए एक प्लेट मोमोज लगाता है। उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ होती है और गर्मी का समय होता है, पसीने से बेचारे के शरीर तरबतर होता है। मैडम उसको अक्सर देखती थी कि वो अपना मुंह बांध करके रखता था, क्योंकि धूप और गर्मी के वजह से अपने गमछे से अपने मुंह को बांध करके रखता था। लेकिन उस दिन उसके शरीर से पसीने निकल रहे होते हैं और जैसे ही मैडम का ड्राइवर उसके ठेले के पास पहुंचता है और मोमोज मांगता है, वो जल्दीबाजी में अपने चेहरे से गमछे को खोलता है और अपना मुंह पोंछने लग जाता है। और जब वो मुंह पोंछने लग जाता है तो गाड़ी में बैठी हुई मैडम की नज़र उसके तरफ जाती है। उसको देखने के बाद मैडम हक्का बक्का रह जाती हैं। उस व्यक्ति को मैडम तुरंत पहचान जाती हैं। वो कोई और नहीं था, वो तहसीलदार मैडम का तलाकशुदा पति था, जिसको 6 साल पहले तहसीलदार मैडम ने तलाक दिया था। दोस्तों, मैडम की हालत खराब हो जाती है। 6 साल पहले वो कैसा हट्ठा काठा था, कितनी सुंदर शरीर थी, कितना सुंदर चेहरा था, लेकिन आज 6 साल के बाद वो काला पड़ गया था, दुबला पतला हो गया था, शरीर सूख करके कांटे की तरह से हो गया था। उसको देखने के बाद एक बार तो उसको मैडम पहचान नहीं पाई, लेकिन वो उनका पति था, उसके साथ उन्होंने 3-4 साल बिताया था, तो कैसे गलती हो सकता था, कैसे भूल हो सकता था। मैडम ने उसको देखने के बाद उसे पहचान लिया और पहचानने के बाद अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी को वापस तहसील में लेकर के चलो। ड्राइवर गाड़ी को मोड़ लेता है और तहसील में लेकर के चला जाता है। मैडम अपने ऑफिस में जा कर के बैठ जाती हैं और फिर अपने चपरासी से कहती हैं कि वो तहसील के बाहर जो लड़का मोमोज बना रहा है उसको बुला करके ले आओ। चपरासी भाग करके जाता है मोमोज वाले के पास और कहता है कि मैडम तुम्हें तहसील में बुला रही हैं, अपनी ऑफिस में बुला रही हैं। वो मोमोज वाला लड़का परेशान हो जाता है कि कैसी ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे, अभी तो मैडम ने मोमोज मांगा था, क्या हो गया, कहीं मोमोज खराब तो नहीं बने हुए हैं, कहीं मैडम को मोमोज पसंद तो नहीं आए, क्या गड़बड़ी हो गया, क्या मुझे कल से यहाँ पर से मैडम भगा देंगी। काफ़ी सारी चीज़ें सोचता रहता है और उस चपरासी से कहता है कि भैया कुछ
मुझसे गलती हो गई है क्या, जिसकी वजह से मैडम मुझे बुला रही हैं। वो चपरासी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे नॉर्मली तुमसे बात करने के लिए बुलाई होंगी मैडम, आ जाओ और सुन करके आ जाना। उसी टाइम वो अपनी दुकान को छोड़ करके और तहसीलदार मैडम के ऑफिस में चला जाता है। जब वो ऑफिस में जाता है तो मैडम अपनी गर्दन नीचे करके और अपनी फाइलों में व्यस्त थी, कुछ लिख रही थी। चपरासी उसको लेकर के अंदर जाता है और कहता है, मैडम ये मोमोज वाला लड़का आ चुका है। मैडम अभी उसको ऊपर देखती नहीं है और अपना काम करते हुए ही कहती हैं कि तुम्हारा नाम राजेश है। राजेश कहता है कि जी मैडम, मेरा नाम राजेश है। मुझसे क्या गलती हो गई है मैडम, मुझसे कौन सी भूल हो गई है? क्या आप मुझे यहाँ पर दुकान नहीं लगाने देंगी? क्या आप मुझे भगा देंगी? मैडम अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसी से मेरा पेट पालता हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसको भी मुझे संभालना है, वो हमेशा बीमार रहती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ से भगा देंगी तो हमारी माँ की दवाइयों का खर्चा कैसे चलेगा, हमें खाने पीने का खर्चा कैसे चलेगा? काफ़ी सारी बातें बोलने लग जाता है और मैडम अभी भी गर्दन नीचे करके उसकी बातें सुनती रहती हैं। जैसे ही उसकी सारी बातें सुनती हैं और सुनने के बाद अपनी गर्दन को ऊपर करती हैं, अभी कुछ बोलने वाली ही होती हैं, तब तक से राजेश उनका चेहरा देख करके और तुरंत पहचान जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फटी आंखों से मैडम को देखता रहता है, क्योंकि मैडम ही तो उसकी पत्नी थी। अपनी पत्नी को देख करके भला कैसे उसके चेहरे को उसे याद नहीं होगा। वो देखता है और उसके जबान से एक बैग निकल जाता है, श्वेता। और जैसे ही श्वेता नाम वो लेता है, मैडम की आंखों में आंसू के बूंद आ जाते हैं। राजेश के भी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और फिर मैडम अपने आप को संभालती है और कहती है कि राजेश, उस चेयर पे बैठ जाओ और बैठ करके मुझे सारी चीज़ें बताओ। कैसे तुम एक मोमोज बेचने वाला बन गए? आज तुम्हारी शक्ल देख करके मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बहुत ही हालत खराब है। क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम तो एक काफ़ी अच्छे परिवार के लड़के थे, काफ़ी पैसे वाले तुम्हारे माता पिता थे, तुम्हारी काफ़ी सारी दुकानें थी, काफ़ी ज़मीन जायदाद था, कोठी था, बंगला था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी तुम्हें। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि आज तुमको ठेले पर मोमोज बेचना पड़ रहा है? राजेश रोने लग जाता है और कहता है कि मैं क्या बताऊं आपको, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन जायदाद थी, कितनी दुकानें थी, सब कुछ मेरे पास था। लेकिन एक बुरी आदत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, उसी बुरी आदत की वजह से तो आपने मुझे तलाक दिया था। और खैर, आप तो तलाक के कभी भी पक्ष में नहीं थी, मैंने ही तलाक दिया था। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास वाले पड़ोसियों ने, मेरे चाचा ताऊ ने, सब उन लोगों ने लूट लिया मेरा। और इसी के वजह से मेरे पिताजी का देहांत हो गया। आप जानती हैं कि मैं नशे का आदी हो गया था। आपसे जब तलाक हो गया और आपसे जब जुदा हो गया तो मेरा नशा की आदत और बढ़ गई।
मैं ड्रग्स लेने लग गया और ड्रग्स के साथ में बहुत सारी गलत काम मैं करने लग गया। मैं ड्रग्स के साथ में और लड़कियों के चक्कर में भी पड़ने लग गया। मेरे साथ वाले मेरे दोस्त जो थे उन्होंने मुझे बुरी तरह से ऐसा फंसाया, मैं सट्टे खेलने लग गया। मैं ऑनलाइन गेम्स वगैरह में पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मेरे सारे ज़मीन जायदाद लोगों ने हड़प लिया। मैं ड्रग्स के नशे में इस तरह से पागल हो जाता था कि अगर मुझे उस समय अगर ड्रग्स नहीं मिले तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, और उसी का फ़ायदा लोगों ने उठा करके और थोड़े थोड़े पैसे दे करके और मेरे नशे की वजह से मेरा सब कुछ लूट लिया लोगों ने। और बाद में जब मैं उनसे पैसे मांगने के लिए जाता था तो वो लोग मुझे मारते थे, पीटते थे। दोस्तों, मैडम ये कहानी सुनती रहती हैं और फिर मैडम के भी आंखों में आंसू होता है। आखिर अब क्या करने वाली थी मैडम? इस कहानी में आगे क्या होने वाला था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये लड़की नहीं, एक देवी थी। किस तरह से उसने अपने पति का साथ दिया, किस तरह से अपने पति को उसने संभाला, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने लेकर आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले की है। चंदौली ज़िले में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम होता है वैभव सिंह। वैभव सिंह काफ़ी अच्छे खासे काश्तकार होते हैं, काफ़ी ज़मीन जायदाद होता है उनका, और उनका 2 लड़कियां और 1 लड़के होते हैं। लड़कियां उनकी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती हैं, खास तौर से उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी श्वेता पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। अपने क्लास में 10th 12th हर क्लास में वो अव्वल आती थी। जब वो 12th कर लेती है उसके बाद उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया जाता है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसका सपना होता है कि उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है, और उसके लिए वो कोचिंग करने के लिए वाराणसी आ जाती है। वाराणसी में कोचिंग कर रही होती है, तभी उसके पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी। अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरी शादी मत करिए अभी, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ आगे बनना है। लेकिन पिताजी कहते हैं, बेटी शादी कर लो, उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना। अक्सर हमारे परिवारों में, हम मिडिल क्लास में, बेटियां अपने पिता के अनुसार ही चलती हैं। जो पिता ने सोच लिया, जो पिता ने कह दिया, बेटी उसके हिसाब से ही चलना शुरू कर देती है। अपने पिता को 1-2 बार कहती है, लेकिन जब उसके पिताजी नहीं मानते हैं तो वो भी तैयार हो जाती है और उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी एक बड़े परिवार में होती है, उस ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जो कि एक अपने पिता का एकलौता संतान होता है। सिर्फ माता पिता और एक बेटा होता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, बहुत सारी ज़मीनें होती हैं,
बहुत सारे दुकान होते हैं, कई सारी और भी प्रॉपर्टियां उनकी होती हैं। उसका किराया ही लाखों रुपए उनके पास आता था। इतना पैसा होने की वजह से और अपने माँ बाप के लाड़ प्यार की वजह से वो जो लड़का होता है राजेश, वो राजेश बिगड़ जाता है। वो गलत लोगों के संगत में पड़ जाता है, गलत दोस्तों के साथ घूमने फिरने शुरू कर देता है। और वो दोस्त, आज के ज़माने में बुरे दोस्त अक्सर मिल जाते हैं। एक अच्छा दोस्त ढूंढने के लिए ना को चने चबाना पड़ता है। उसे भी कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला था। उसे भी ऐसे दोस्त मिले थे जो उसे गलत रास्ते पर ले जाते थे। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस पैसों से उसके दोस्त भी मौज मस्ती करते थे। उसको नशे की आदत उसके दोस्तों ने डलवा दिया और धीरे धीरे वो ड्रग्स लेने शुरू कर देता है। ऑनलाइन बेटिंग एप्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी में घुस जाता है। लाखों रुपए अपने घर परिवार का हर दिन वो सट्टे में और ऑनलाइन बेटिंग एप्स के द्वारा अपने पैसे बर्बाद करता है। अगर वो ड्रग्स नहीं पीता एक दिन भी तो बेचैन होने लगता था। ऐसा उसकी हालत हो गई थी। जब शादी करके श्वेता उसके घर में आती है तो वो तो सोच के आई थी कि अच्छा खासा परिवार है, अच्छा स्मार्ट लड़का है। लेकिन जब घर आती है तो कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि ये तो बिल्कुल नकारा लड़का है। इसकी तो सारी हर चीज से ये गिरा हुआ है। ये तो नशा भी करता है, अपने पैसे जुए में बर्बाद करता है, ऑनलाइन पैसे बर्बाद करता है, दोस्तों के साथ पूरे दिन घूमता रहता है, कोई घर परिवार का काम नहीं करता है। उसके माता पिता भी उससे काफ़ी परेशान थे। जो बिजनेस उसके पिता उसको संभालने के लिए दिए थे, उस बिजनेस को भी धीरे धीरे उसने लॉस में डाल दिया। उस बिजनेस को भी धीरे धीरे उसने बेच दिया। घर के सारे पैसे, जितने भी पैसे थे, सब कुछ वो उड़ाता जा रहा था। श्वेता उसको समझाती है, उसे बार बार कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम इसी रास्ते पर चलोगे तो एक दिन हम सब लोग रोड पर आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानता है, उसके साथ हमेशा मारपीट करता है। जब भी वो आता है पी करके, नशा करके, श्वेता उसको समझाती है, उसके माता पिता भी समझाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है और घर परिवार में हमेशा मारपीट करता है। अपने माता पिता को भी मारता है और श्वेता को भी मारता है। श्वेता तंग हो जाती है। श्वेता के ख्वाब धूमिल होते हुए नजर आते हैं। श्वेता को कुछ बनना था, लेकिन वो कहाँ आकर के फंस गई। इसी उधेड़ बुन में वो लगी रहती है। और एक दिन वो आज ही जाकर के अपने पिताजी को सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि अगर आप मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं जहर खा लूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। उसके पिताजी घबरा जाते हैं और उसको लेने के लिए आ जाते हैं। इसके सास ससुर काफ़ी उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि बेटी अगर तुम चली जाओगी तो हम लोगों को भी मार देगा ये। लेकिन क्या करे, उसकी भी तो ज़िंदगी थी, उसके भी तो कुछ सपने थे, उसे भी तो कुछ बनना था। वो कहती है कि पिताजी मुझे कुछ करना है जीवन में, मुझे जाने दीजिए, इस तरह से आप मत रोकिए। फिर उसके सास ससुर उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है बेटी जाओ तुम, और वो चली जाती है, अपने पिता के घर जाती है। और वहाँ से जाने के बाद वो वाराणसी में कोचिंग करना शुरू कर देती है। और कोचिंग करने के बाद 1 साल तैयारी करती है। तैयारी करने के बाद दूसरे साल फिर उसका तहसीलदार में सिलेक्शन हो जाता है और वो तहसीलदार बन जाती है। तहसीलदार बनने के बाद उसकी पोस्टिंग होती है इलाहाबाद में। कुछ दिन इलाहाबाद रहती है, 1.5-2 साल, और फिर इलाहाबाद के बाद फिर उसकी जो पोस्टिंग होती है वाराणसी में हो जाती है। और यहाँ जब वो तहसील में आती है तो देखती है कि उस तहसील के सामने
उसी का पति मोमोज बेच रहा होता है। जब ऑफिस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं, अजय की सारी बातें सुनती है वो, तो कहती है कि बहुत समझाया था तुम्हें मैंने, बहुत बोला था तुम्हें कि ये सब चीज़ें मत करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हैं। अक्सर ऐसा होता है, एकलौता संतान और माता पिता के पास बहुत धन दौलत हो तो बिगड़ने लग जाता है, उसके पास पड़ोस वाले उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, और यही तुम्हारे साथ हुआ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर अजय कहता है कि इसी चीज़ की वजह से, मेरे इसी नशा और इन सब गलत चीज़ों की वजह से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक भी आ गया और वो इस दुनिया से चले गए। अब बस मेरे घर में मेरी माँ है और मैं हूँ, और माँ भी अक्सर बीमार ही रहती है, वो मेरे ही टेंशन में, वो भी बिस्तर पे ही पड़ी रहती है, उसका दवा वगैरह का खर्चा भी मुझे इसी मोमोज बेच करके ही निकालना पड़ता है। श्वेता काफ़ी गमगीन हो जाती है इसकी सारी बातें सुनने के बाद। थोड़ी देर तक अपनी गर्दन नीचे करके सोचती रहती है कि कैसे एक आदमी जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आज वो फुटपाथ पर आ गया है, एक सिर्फ अपनी छोटी सी नेग्लिजेंसी और अपने नशे की हालत में। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि नशा और जुआ, ये दो चीज़ अगर जिस परिवार में इंटर कर जाता है, जिस परिवार में अपना घर बना लेता है, उस परिवार को तहस नहस और बर्बाद कर देता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि इस नशे और जुआ और सट्टे की लत से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, श्वेता उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि देखो अजय, सारी चीज़ें तुम्हारी मैंने सुन ली, सरासर गलती तुम्हारी है, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। आज के बाद तुम रोड के ऊपर अपनी मोमोज की दुकान नहीं लगाना, तहसील के अंदर ही मैं तुम्हारे लिए एक दुकान खाली करवा करके, और जो तहसील में एक दुकान है, तहसील के अंदर ही 2-3 दुकानें थी खाने पीने वगैरह की चीज़ों का, उसमें से एक दुकान राजेश के लिए अलॉट करा देती है, और राजेश से कहती है कि तुम किसी से भी ये बात नहीं कहना कि हम लोग पति पत्नी तलाकशुदा हैं, नहीं तो इसमें मेरी काफ़ी बेइज्जती होगी। जब समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी तो तुम्हारी जितनी ज़मीनें हैं, तुम्हारी जो दुकानें हैं, उनको किसी तरह से छुड़वाना है। राजेश चला जाता है वहाँ से, अपनी दुकान क्लोज करता है, और क्लोज करने के बाद फिर तहसील के अंदर अपनी आ जाता है, सामान रख देता है, और मैडम वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों को, चपरासी और ठेके जो बाकी लोग थे, उन सबको बोलती है कि जाओ और एक दुकान अच्छे तरीके से सेटल करके और इनको दे दो। वो सब जाते हैं, दुकान तैयार करवा करके और अजय को दे दिया जाता है। अजय उस दुकान में अपनी दुकान करने लग जाता है। फिर श्वेता मैडम जितने भी वहाँ पर लेखपाल वगैरह थे सबको बुलाती है और सबसे राय मशवरा करती है कि कैसे इस तरह की जो ज़मीनें इसकी गई हैं, जो दुकानें गई हैं, उसको कैसे लिया जाएगा वापस। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकलवाती है, उसका खसरा खतौनी सब कुछ निकलवाती है, और निकालने के बाद एक एक दुकानें, एक एक ज़मीनों के ऊपर वो दावा करना शुरू कर देती है। जिसने जिसने भी गलत तरीके से उसकी दुकानें और ज़मीनों को हथियाया था, सारी धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर कब्जा करवा लेती है। सारी दुकानें, सारी ज़मीनें अब अजय के पास आ जाता है। फिर अजय श्वेता से कहता है, तहसीलदार मैडम से कहता है कि आपने तो मेरे लिए इतना कर दिया कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि आप मेरी पत्नी थी ही नहीं, आप एक देवी हैं, और दिल करता है कि आपका हमेशा पूजा करूं। तहसीलदार श्वेता मैडम कहती है कि अरे हम देवता नहीं, हम इंसान हैं, और पूजा
भगवान का किया जाता है, इंसान का नहीं। ये हमारा फर्ज था, वो मैंने फर्ज निभाया है। अजय अपनी माँ से भी कहता है कि माँ, श्वेता तहसीलदार बनकर के इसी तहसील में आई हुई है। माँ कहती है कि श्वेता को वापस ले आओ, लेकिन अजय कहता है कि अब वो कहाँ आएगी हमारे पास, वो बड़ा अधिकारी बन गई है, बड़ा अफसर बन गई है। फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे श्वेता और अजय बैठे रहते हैं, तो अजय कहता है कि सब कुछ तो तुमने मुझे दिला दिया, अब तुम भी घर चलो। श्वेता कहती है कि नहीं, अभी समय नहीं हुआ है तुम्हारे साथ जाने का। जब समय आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास नहीं आना होता तो मैंने शादी कर लिया होता। समय का इंतज़ार करो, एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद श्वेता अजय के पास जाती है। दोनों मिलकर के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब अजय की माँ श्वेता को देखती है तो उसके गालों को चूमने लग जाती है। वो कहती है कि तुम हमारे घर की देवी थी, जब तुम थी तब भी इस घर में रौनक था, और जैसे ही तुम चली गई मेरे घर का पूरा रौनक, मेरा सुख समृद्धि सब खत्म हो गया। अब तुम आ गई हो, सब कुछ मेरे घर में आ गया है। श्वेता भी अपनी सासू माँ को पकड़ करके रोती है और कहती है, माँ मुझसे भी कुछ भूल हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा तो भूल आपके बेटे ने किया। मैं तो उस कोर्ट में भी जज के सामने बोल रही थी कि मैं इनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि ये नशा छोड़ दें, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी कहा था कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी माँ कहती हैं, अजय की माँ कहती हैं कि बेटी ये सब कुछ छोड़ चुका है, अब तो ये बहुत अच्छा हो गया। और सचमुच अजय सब कुछ छोड़ करके एक अच्छा इंसान बन चुका था। सारी ज़मीन जायदाद उसके पास आ गई थी, सारी दुकानें आ गई थी। अब उसको दुकानों से किराया 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए आता था, और अपनी मेहनत से अपनी फैक्ट्री जो उसकी थी, जो कंपनी थी, उसको भी चलाने लगा था। काफ़ी आलीशान मकान दोनों श्वेता और उसके पति अजय ने मिलकर के बनवाया। उनका परिवार काफ़ी खुशहाल हो गया। दोनों मिलकर के अपनी ज़िंदगी की एक नई राह पर चल निकलते हैं। कुछ ही सालों के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद, उनको एक बेटी होती है। और फिर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। काफ़ी ढोल नगाड़े और गांव में काफ़ी पूजा पाठ करवाया जाता है, काफ़ी बड़े फंक्शन करवाए जाते हैं। अब उनका घर अब पहले जैसा वीरान नहीं, अब वो घर आबाद हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? मेरे ख्याल से इस कहानी का मोटो यही है कि नशा और सट्टा और जुए से हमेशा इंसान को बच के रहना चाहिए। नहीं तो अगर ये चीज़ें, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएगा तो आपका जीवन सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।